Hello friends, welcome to my YouTube video and this is my first YouTube video और मैं आपको इसमें बताऊंगी कंप्यूटर साइंस के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, क्लास 12 आईएससी बोर्ड के जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे 2021 के लिए, तो मैं आपको यहाँ बता दूँगी एकदम लेटेस्ट सिलेबस से मैंने यहाँ पे कुछ इंडेक्स तैयार किए हैं जो कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। हम जानते हैं कि लॉकडाउन है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, जैसे पढ़ाई पहले होती थी वैसे नहीं हो पा रही है और अब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो और कोई जरिया नहीं है पढ़ाई करने का, एक यही है कि ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई करें। सो मैक्सिमम कंप्यूटर के जो वीडियोस मैंने देखे हैं आईएससी बोर्ड के जब मेरे एग्जाम्स थे, तो देखा कि बहुत कम वीडियोस हैं जो आईएससी बोर्ड को पढ़ाते हैं कंप्यूटर साइंस। सो सोचा कि उसी पर वीडियो बनाया जाए, क्यों ना आपको भी आपकी भी पढ़ाई थोड़ी ईजी हो जाएगी कंप्यूटर साइंस में। तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे और ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, एवरेज स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए और जो लोअर स्टूडेंट है उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक इंडेक्स तैयार किया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इसमें पढ़ने में। कंप्यूटर साइंस आप जानते हैं कि आपकी बुक बहुत मोटी है, इसे पढ़ना आपके लिए बहुत बोरिंग भी हो सकता है। तो इससे ही इसी बुक से मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो नहीं भी है उसे भी निकाला है, जो कि आपको पढ़ाई में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कि आपको इस बुक से क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो वो अभी की बात नहीं है, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडेक्सिंग देखते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमारा ये इंडेक्स है 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने इसे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने यहाँ रखा आपको आपके लिए, यहाँ देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जिसमें मैंने पहला चैप्टर डाला है बूलियन अलजेब्रा एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये 2 चैप्टर जो आपकी बुक में 2 चैप्टर हैं, उसी लिए मैंने इसे कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया है और ये आपके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि दोनों चैप्टर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए एक साथ रख दिया। ओके, और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का पार्ट है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखिए जो चैप्टर सेकंड है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाओ, जो हम लोग 9th 10th 11th में पढ़ते आए हैं वही कॉन्सेप्ट इसमें भी पढ़ना है। और फंक्शन भी आप तो पढ़ते ही आए हैं 10th से 10th 11th में भी पढ़ा है, बट आपके लिए ये चीज़ रिकर्सन जो होगी वो नहीं होगी, नई चीज़ होगी आपके लिए। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत फोकस करना ही पड़ेगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा, क्योंकि इससे काफ़ी मार्क्स करके एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको जरूर लगेगा, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे डर जाते हैं कि थोड़ा हार्ड चैप्टर है, थोड़ा बहुत हार्ड चैप्टर है। मैं सब भी ऐसा हुआ था, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम ईजी कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो चैप्टर 4 जो मैंने बनाया है वो आपका है एरे एंड स्ट्रिंग। इसके बारे में तो आप लोग पहले भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप एरे जो आपने 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था और 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ पे एरे जो हमारा होगा वो 2D एरे होगा। 2D मतलब 2 डायमेंशनल एरे, यही थोड़ा अलग है इसमें। बाकी आपका सारा 11th का ही कॉन्सेप्ट है और कुछ अलग नहीं है। और स्ट्रिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप। ओके, तो चैप्टर 5 पे चलते हैं हम। तो वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता है। और इसमें जो क्लास है और ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा आपका, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ेगा, वो भी फंक्शन के थ्रू। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप आपको परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आप उस पर कुछ वर्क कर सके और आपको प्रॉब्लम ना हो।
तो चैप्टर 6 पे चलते हैं, वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी पढ़े हैं, ये भी उक्त लैंग्वेज जो है उसका जो 5 तरह के होते हैं उसमें से एक है। ओके, polymorphism to design more function than one, okay, with same name but with different signature, okay। जैसे कि इसे फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं हम लोग, जैसे कि किसी एक नाम का फंक्शन बहुत सारे बना देना उसी में, उसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, ओके। तो जो नेक्स्ट हमारा वो चैप्टर 7 है, इनहेरिटेंस। ये भी जानते हैं आप, जानते हैं ना, सब क्लास और सुपर क्लास इसी में आता है। और उसके बाद है इसी चैप्टर में आपको इंटरफेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक बात बता दें कि जो इस साल 2020 का था सिलेबस में इंटरफेस का ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा सिलेबस ही नहीं था, बस थोड़ा बहुत था। लेकिन ये जो इस बार बोर्ड में आ गया था इंटरफेस, तो इस पे जरूर ध्यान दें। इस बार आया है, मतलब अगली बार भी आ सकता है। और इस बात का भी ध्यान दें कि जो सैंपल पेपर होते हैं उसे जरूर प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि ये सैंपल पेपर है जो कि आपको बहुत हेल्प कर देगा, ओके। सो लेट्स गो टू थर्ड पार्ट, दैट इज डीएस पार्ट, डाटा स्ट्रक्चर। इन दिस part you will study 4 chapters, and the first chapter, that is 8th chapter, is linked list। ये हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अलग है, मतलब जो भी आपने 9th 10th 11th में पढ़ा उससे कुछ मैच नहीं है, बस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, बट इजी है, ओके। And the next chapter is chapter 9, that is stack and queue, and chapter 10 next is that is binary tree, and chapter 11 that is complexity। ये हम चैप्टर के अंदर ही देखेंगे और समझेंगे, ओके। तो बता देते हैं हम आपको कि कौन चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा Boolean algebra and hardware, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आपने 11th के कुछ कॉन्सेप्ट को याद कीजिए और बताइए कि प्रोपोजिशन क्या होता है, तो जल्दी कीजिए और बताइए। कुछ बच्चे इसे, कुछ बच्चे को आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, प्रोपोजिशन। आखिर प्रोपोजिशन होता क्या है और क्या चीज है प्रोपोजिशन? तो प्रोपोजिशन है एक एटॉमिक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो कि वैल्यू रिटर्न करता है, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। यही है प्रोपोजिशन, और कुछ नहीं है। और एक सिंपल आपको डिफिनेशन भी दे देंगे जिससे आपका सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपोजिशन तो आपको पता चल गया कि एटॉमिक स्टेटमेंट होता है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू आती है या फॉल्स आती है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में कोई भी स्काई ले लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल में हमने एक स्टेटमेंट ले लिया, दैट इज स्काई इज क्लियर, ओके। ये एग्जांपल ले लिया, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को आते ही आप तुरंत आसमान में देखेंगे और वेदर बताएंगे कि क्लियर है या नहीं। इसका सिर्फ 2 ही जवाब हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो वो स्काई जो होगा क्लियर होगा या तो नहीं होगा। इसके अलावा तो कोई और जवाब नहीं हो सकता है। मीन्स 2 ही जवाब हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन या तो वो है या तो वो नहीं है। और कंप्यूटर लैंग्वेज में है मतलब ट्रू, ओके, और नहीं है मतलब फॉल्स। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में कि क्या बारिश हो रही है, तो इसका आप 2 ही आंसर दे सकते हैं, हाँ या ना। इसके अलावा तीसरा कोई आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका प्रोपोजिशन है। तो इसका डेफिनेशन जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो proposition is an atomic statement which
में either true और false। ओके, ये आप डेफिनेशन जरूर लिखिए, ये आपको कोई टीचर नहीं बता सकता है। डेफिनेशन बता रही हूँ कि ये जो हमारे टीचर जैसे पढ़ाते थे वैसे ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाया है आपको। जैसे वो टीचर हमें पढ़ाते थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से सलीके से हमें पढ़ाते थे, इतने अच्छे से वो पढ़ाते थे कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। आपसे एग्जाम में अगर आपको पूछता है तो आप ये लिख के आएंगे, आपको इसके सिवाय लिख के नहीं आया कुछ। गारंटी अगर ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा, बस एक काम कर देना, साथ में एक एग्जाम्पल लिख देना है। जैसे ये एग्जाम्पल, तो ये यहाँ का लिखे, ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसमें। ओके, सेम टू सेम। या फिर इसके जैसे कई एग्जाम्पल अपना सकते हैं। जैसे क्या है, टुडे इज रेनी डे, क्या आज बारिश का मौसम है या नहीं। इसके भी तो 2 ही आंसर हुए ना, तो ये भी प्रोपोजिशन हुआ। तो यहाँ तक तो आपको सब क्लियर होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं जो है हमारा कितने टाइप। तो आप ये ऊपर वाला देख लीजिए, क्योंकि वो रेनी डे वाला भी तो एक प्रोपोजिशन है, आप वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन के टाइप, तो वो प्रोपोजिशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 तरह के प्रोपोजिशन होते हैं, वो भी कौन कौन से होते हैं तो चलिए देखते हैं। नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। अगर आप नोट्स नहीं लिखते हैं तो वीडियो तो आपको याद रहेगा, वीडियो से 2 दिन 3 दिन तक आपको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका सब डकागुल हो जाएगा। ओके, तो नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ नोट्स लिख रही हूँ। ठीक है, इसीलिए आप जरूर बनाएं। राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन प्लीज आप लोग तो समझ में ना आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए हमें। अगर आपको किसी भी 9th 10th या 11th 12th किसी भी क्लासेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगी, जो कि आपका बिल्कुल भी जो भी प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 2 तरह के प्रोपोजिशन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 2 तरह के प्रोपोजिशन, क्या आपको पता है? आपने लॉकडाउन में बुक तो रीडिंग की ही होगी ना। चलिए नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। वो है हमारा पहला जो है हमारा सिंपल प्रोपोजिशन है। ठीक है, सिंपल प्रोपोजिशन। हाँ, सिंपल प्रोपोजिशन क्या है? सिंपल प्रोपोजिशन है हमारा कि सिंगल प्रोपोजिशन जिसकी वैल्यू सिर्फ ट्रू हो या फॉल्स, जिसकी वैल्यू ट्रू हो या सिर्फ फॉल्स, वही है हमारा सिंपल प्रोपोजिशन। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या, यही आप देख लीजिए, ये जो ऊपर हमने लिखा है स्काई इज क्लियर, इसे हम बोल सकते हैं सिंगल प्रोपोजिशन। क्या बोल सकते हैं इसे? सिंगल प्रोपोजिशन। ये हमारा सिंगल प्रोपोजिशन, तो इसी चीज को हम लोग सिंगल प्रोपोजिशन कह देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट अगला जो सेकेंड टाइप है प्रोपोजिशन का, वो है कंपाउंड। कंपाउंड प्रोपोजिशन इजी है, नेम्स इसके याद करने में भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट इज आवर कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो व्हाट इज कंपाउंड प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन जो है वो कंपाउंड में कौन सा कैसे है? तो कंपाउंड प्रोपोजिशन का मतलब है कि किसी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से ज्यादा जब प्रोपोजिशन को, सिंपल प्रोपोजिशन को हम लोग कंबाइन करते हैं, वो भी किसके थ्रू? कनेक्टिव ऑपरेटर, इसके थ्रू, तो वो हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाता है। क्या मैंने यहाँ से एक सिंपल प्रोपोजिशन उठाया, जैसे स्काई इज क्लियर, ये सिंगल प्रोपोजिशन है ना, मैंने यहाँ से ये उठाया और इधर स्काई इज क्लियर एंड वेदर इज वार्म। स्काई इज क्लियर, वेदर इज गुड।
ये एग्जाम्पल मैंने दो ले लिए, ठीक है। और ये भी एक सिंगल प्रोपोजिशन है, ये भी एक सिंगल प्रोपोजिशन है। तो इसको कैसे जोड़े, कैसे इसको कंपाउंड बनाए, इसकी बात करेंगे हम। तो देखिए, इसी कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कनेक्टिव्स यार, कनेक्टिव्स। जैसे कि हम लोग, आप खुद ही देख लीजिए, इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि राम एक लड़का है और वो स्कूल जाता है। इन दोनों को ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, राम एक लड़का है और स्कूल जाता है, और लगा है ना, तो और वो क्या चीज हो गया, वो जो और है उन दोनों के बीच में, वो क्या है, वो हमारा कनेक्टिव है। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें, दोनों को जोड़ने का काम करता है, क्या, जोड़ने का काम करता है, इसलिए उसे कनेक्टिव कहा गया, कनेक्ट करने वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कनेक्शन बहुत जगह यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है। दो वायर को कनेक्ट करने को ही हम लोग बोलते हैं कनेक्शन, ठीक है। तो वो ही हो जाता है, यही पे भी वही बात आ जाती है। तो कनेक्टिव के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसका भी कंसेप्ट है इस आपके सिलेबस में, ठीक है। तो स्काई इज क्लियर एंड वेदर वेदर इज गुड, तो यहाँ कोई भी आप कनेक्टिव लगा सकते हैं। इस पर यहाँ कनेक्टिव लगाएंगे कुछ देर बाद जब हम लोग कनेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले डिफिनेशन लिख लीजिए कंपाउंड के बारे में और सिंपल प्रोपोजिशन के बारे में। लिखेंगे या कनेक्टिव के बारे में पढ़ना चाहेंगे। देखिए, कनेक्टिव जो है वो आपको पहले से ही पढ़ा हुआ है, ऑपरेटर्स को ही कनेक्टिव कहते हैं, ऑपरेटर्स को ही कनेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे वही आपका एंड, यहाँ एंड लगाइए, और लगाइए, नॉट लगाइए, यही तीन है ना ऑपरेटर्स, है कि नहीं, है ना। याद होगा आपको, क्लास 10th में 11th में सब में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो यही है आपका, जो इन से या इससे या इससे किसी से भी ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो इंग्लिश में आप इसको डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं, कुछ ऐसे, व्हेन टू और मोर propositions are connected with connectives or operators, that proposition is called compound proposition, ठीक है। क्या, when two or more propositions are connected with connectives or operators, that proposition is called compound proposition, okay, it's clear। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी डिफिनेशन को लिखिए। ठीक है, सिंगल प्रोपोजिशन having true or false result is called simple proposition, ठीक है, जो दो ही रिजल्ट प्रोड्यूस करे, ट्रू या फॉल्स, ओके। तो हमारा दूसरा जो आ जाएगा वो है कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन, ओके। So we can write when two or more propositions are connected with connectives, or you can say operator, operator that proposition is called compound proposition, okay। So move to the next,
तो अगला टॉपिक है हमारा, वो है कनेक्टिव्स। आखिर जो इनको जोड़ते हैं उनके बारे में भी तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना। तो जो इन्हें जोड़ते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सारी चीजें हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो हम जान लें कितने टाइप के होते हैं। ये कनेक्टिव जो होते हैं वो 5 तरह के, 5, there are 5 types of connective. So let us talk about them one by one. Okay, so first one is that is conjunctive, second one is that is disjunctive, third one is that is negative, and the fourth one is conditional, and finally fifth one that is biconditional. Okay, so let us talk about the first connective, that is conjunctive. Okay, कंजक्टिव, व्हाट इज कंजक्टिव? कंजक्टिव जो होता है वो हमारा कुछ अलग नहीं होता है, वो होता है एंड। ऑपरेटर्स एंड के बारे में जो जानते हैं वो एंड होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सिंबल यूज किए जाते हैं मेनली, और वो है हमारा एक ये कैरेट साइन और एक डॉट। ये 2 चीजें जो है आपको कनेक्टिव कंजक्टिव को यूज कर रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, ठीक है। तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगी नहीं, आप खुद ही आप मेरे वॉइस को मतलब रोक करके अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि अब छोटे छोटे डिफिनेशन लिखते रहे तब तो हो ही गया पढ़ाई पूरा। ओके, सो लिख लीजिए, मैं आप बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, माइंड में स्टोर कीजिए, ये कॉपी में स्टोर कीजिए, आपको जैसा लगे वैसा कीजिए। ओके, तो कंजक्टिव, कंजक्टिव कैसे लिखेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैरेट साइन और डॉट साइन। ओके, ये लिख लीजिए इतना लाइन, उसके बाद फुल स्टॉप लगाइए और नेक्स्ट लाइन लिखिए, इट प्रोड्यूसेस ट्रू एज रिजल्ट व्हेन ऑल प्रोपोजिशंस आर ट्रू। इसका मतलब होता है कि ये ट्रू वैल्यू तभी प्रोड्यूस करेगा जब हमारा जो सारी की सारी वैल्यूज होगी वो ट्रू होंगी इन ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के बारे में आपको पता है ना। हाँ, तो जब भी, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एंड के लिए, एंड के लिए ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। यहाँ हमको बस ट्रूथ टेबल बता दे रहे हैं, बाकी आप डेफिनेशन आपको अपने से लिखनी नहीं है। अगर आपको नहीं लिखनी है तो ठीक है, वो भी लिख देंगे। आपको नोट्स बना करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, अगर आपको उसको भी चाहिए डेफिनेशन तो हम जरूर दे देंगे, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल यहाँ देखिए कंजक्टिव का, या तो उसे कंजक्टिव कर लीजिए या एंड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। देखिए 1 1 सॉरी 0 0 1 1 0 1 0 1 ऐसे ही बनाते हैं ट्रूथ टेबल। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और इन्हें जोड़ना है इस साइन से। तो ये साइन जब स्टेटमेंट आप पढ़िए, इसका क्या कहता है, इट प्रोड्यूस दिस, चलिए मैं आपके लिए इसको लिख देती हूँ, ट्रू एज रिजल्ट व्हेन ऑल द प्रोपोजिशन आर ट्रू। ट्रू, ओके। कहने का मतलब जब इन दोनों के प्रोपोजिशन ट्रू होंगे, दोनों के, तभी जाके वो स्टेटमेंट ट्रू हो। जैसे कि ये देखिए, ये ट्रू है, बिल्कुल नहीं होगा, ये एक फॉल्स एक ट्रू है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी सेम वही कंडीशन है। बट यहाँ देखिए ट्रू और ट्रू मतलब ट्रू। ये मैंने आपको ट्रूथ टेबल के मायने से समझाया है, लेकिन आपको ट्रूथ टेबल के मायने से इसे नहीं समझना है,
इसे आपको समझना है जो मैंने एग्जांपल दिया था स्काई इज क्लियर से, ठीक है। तो कैसे समझेंगे स्काई क्लियर से, जैसे एग्जांपल में यही दो ले लेते हैं, स्काई इज क्लियर, इट इज नॉट रेनी, स्काई इज क्लियर, इट इज नॉट रेनी डे, ये दो आपका एग्जांपल है। इसे अगर हम लोग एंड से जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग कंजक्टिव स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स की बात यहाँ आएगी, और ट्रू फॉल्स के लैंग्वेज में समझने के ट्रूथ टेबल ही सफिशिएंट है, इसमें आपको नहीं समझ सकते। इसमें आपको क्या होगा, ये ट्रू है हाँ, तो ये फॉल्स है, ऐसा ऐसे ही कुछ होगा स्टेटमेंट जो आप समझ सकते हैं, ओके। तो सबके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, क्या ट्रूथ टेबल, मैंने एक नोट्स की कॉपी बनाई है, उसी से अब मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो इतना ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंजक्टिव का। एक काम करिए कि आप डेफिनेशन लिख ही लीजिए, वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इट इज represented with sorry caret sign और zero, it as result when all the proposition are true, ठीक है, ये लिख लीजिए। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिडक्टिव, तो वो और ऑपरेटर को डिडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन यही रहेगा, बस ये जो ये साइन है इसकी जगह आप प्लस यूज कीजिए और ये वाली से यूज कीजिए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं और गेट भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, और गेट, ठीक है। और यहाँ जो आपने लिखा है इट प्रोड्यूसेस ट्रू एज अ रिजल्ट व्हेन ऑल द प्रोपोजिशन आर ट्रू, तो इसके जगह आप लिखेंगे इट प्रोड्यूस ट्रू एज रिजल्ट if any one of the proposition is true. What? It produce true as result if any one of the proposition is true. Okay? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव कनेक्टिव बोलते हैं इसे, इसलिए क्योंकि ये नॉट गेट है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट नॉट गेट के बारे में भी तो जानते हैं ना हम लोग, वही है उसी जैसा ही कुछ कुछ, ठीक है। तो इसकी जगह भी आपको क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड विद सेम, मतलब सेम नहीं, ये रहेगा और ये वाली साइन और तीसरा बार साइन, ठीक है। और इसमें क्या होता है नेगेटिव साइन में, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू, मतलब यहाँ लिख सकते हैं इट प्रोड्यूसेस ट्रू, ओके, एज अ रिजल्ट व्हेन इट इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा, बस ये, ठीक है। लिखिए it produces true if the proposition is false and vice versa, okay। और चौथा जो हमारा है वो है कंडीशनल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंडीशनल का यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई arrow like sign step or double like this
रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको तो इसको कैसे करेंगे कि कब रिटर्न करेगा ट्रू, कब रिटर्न करेगा फॉल्स, ये ट्रूथ टेबल ही आपको समझा सकता है। बाकी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेस ट्रू, जैसे कि सब में लिखा आपने, तो इसमें भी लिख लीजिए इट प्रोड्यूसेस फॉल्स, false if the proposition is, sorry, if it produces false if the first, okay, first proposition is true and second proposition is false। ओके, ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा और फॉल्स तभी रिटर्न करेगा, इसका फर्स्ट प्रीपोजिशन जो प्रोपोजिशन जो होगा वो ट्रू होना चाहिए और जो सेकंड वाला होता है फॉल्स होना चाहिए। इसे हम ट्रू टेबल से चाहिए, जैसे कि ए और बी, ये दो प्रोपोजिशन है और हमें क्या चाहिए, ए कंडीशनल बी। ठीक है, यहाँ 0 0 1 1 2 0 1 0 1, ओके, बना लिए। तो आपने देखा है कि उसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्रोड्यूसेस फॉल्स इफ द फर्स्ट प्रोपोजिशन इज ट्रू एंड सेकंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स। तो देखिए क्या ये इसका फर्स्ट प्रोपोजिशन ट्रू है, बिल्कुल नहीं। ये भी ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल नहीं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, ये भी ट्रू होगा क्योंकि उस स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। बट ये जो तीसरा वाला है, देखिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, मतलब फर्स्ट प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू और सेकंड प्रोपोजिशन जो है फॉल्स है, तो ये मैच कर रहा है, तो इसका आंसर फॉल्स। एंड देन दिस इज आल्सो ट्रू। ये आप कंडीशनल के लिए ट्रूथ टेबल हो गया। आप इसे साफ सुथरा अच्छी जगह पर बना लीजिएगा, मैंने थोड़ा गंदा बनाया है पर कोई बात नहीं। तो फिफ्थ टाइप है वो है हमारा बाई कंडीशनल। ठीक है, बाई कंडीशनल में भी यही सेम स्टेटमेंट लिखना है, बस दूसरी तरीके से साइन होगा वो दो तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ओके, it produces true value is number of नंबर, ओके। ये तभी ट्रू आंसर प्रोड्यूस करेगा जब जो इसके नंबर है इवन है। इसी एग्जांपल में देखिए, इसका इवन नंबर है, ट्रूथ का ही इवन नंबर है। यहाँ है एक दो एक इवन नंबर है तो ये ट्रू वैल्यू हो गया, और यहाँ पे ऑड है तो ये 0 0 है, तो 0 0 को भी यहाँ हम इवन नंबर ही मानते हैं। तो इसके ट्रूथ टेबल के लिए भी हमारा जो होगा ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा, बाकी दोनों फॉल्स होगा। ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही बना दिएगा टेबल आप लोग भी। ठीक है, इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आगे हम लोग गेट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हार्डवेयर बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में लेफ्ट हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम जरूर पढ़ेंगे। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। Thank you.